हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे जेनेटिक्स पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या किया था? कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारी बातें करी थी अपन ने। अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, ये अपन देख रहे थे। ठीक है, तो अब तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा पहले तो वो बताओ, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और करते हैं। ठीक है, चलो। संडे का जो टेस्ट का सिलेबस है वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। संडे को टेस्ट होगा, वापस बता रहा हूँ, संडे को 101% टेस्ट होगा। तैयारी जो है अपनी रखना। ठीक है, क्वेश्चन भी थोड़े बढ़िया लेवल के आएंगे, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखना। मतलब तैयारी सीधी सी बात है, लेक्चर कर लेना, एनसीईआरटी कर लेना, फिर आपकी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समझो। ठीक है, तो ये ठीक है। और कहीं भी कोई डाउट आए, एक दो ने मुझे पूछे भी हैं क्वेश्चंस, कहीं आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और कहीं कोई डाउट आता है तो आप बेशक मेरे को टेलीग्राम पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। जेन्युइन होगा तो मैं आपका रिप्लाई करूँगा। कुछ यार मैं इसलिए बोलता हूँ जेन्युइन का, क्योंकि कुछ है ना वो फालतू बातें पूछ लेते हैं मेरे को कि ये वो उधर उधर की बातें पूछते हैं, तो फिर मैं उसका रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, मुझे पता लग जाता है कि हाँ यार ये इधर उधर की बातें कर, इधर उधर की बातें मतलब कि कुछ लोग अलग ही बातें पूछते हैं कि आपने कहाँ से कोचिंग करी। मैं कहाँ से कोचिंग करी, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? क्या आपने क्या कर रखा है, क्या आपकी एज कितनी है, गर्लफ्रेंड कोई है क्या? तो ये सारी बातें पूछते हैं, तो वो उसका रिप्लाई नहीं करता हूँ ना। मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं, उससे तेरा क्या फ़ायदा होना है? ठीक है, तो उससे तेरा कोई फ़ायदा नहीं होना। अगर मेरे है तो भी तेरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर मेरे नहीं है तो भी तेरे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तू बनवा दे तो फिर तो मैं बताऊँ कि भाई है या नहीं है। तो वो सब उस चीज़ों में चक्कर में मत पड़ना। और अब मेरे को करते हैं कुछ मैसेज, तो मुझे पता है कि ऐसा चलना है, होता है ऐसा, तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। बाकी जितने क्वेश्चंस पूछे हैं मेरे को पूछते हैं, मैं उनका रिप्लाई कर देता हूँ। चलो काम की बातों पे आते हैं, चैप्टर को करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट कर ही रखा है अपन ने, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था भैया एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। और ये एग्जाम्पल है किसका? ये एग्जाम्पल है सहप्रभाविता का एग्जाम्पल है। ठीक है, सहप्रभाविता का ये क्या है? एग्जाम्पल है। मैंने इसके अंदर आपको एग्जाम्पल बताया था, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, एक सिकल सेल एनीमिया और एक एमएन टाइप का ब्लड ग्रुप। एमएन टाइप का ब्लड ग्रुप जो है वो आपको बस याद रखना है, इसका एग्जाम्पल है, बाकी आपको पढ़ना नहीं है। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो अपन ने पढ़ लिया, इसके बारे में डिटेल में बात कर ली। अब बात करेंगे अपन सिकल सेल एनीमिया की। उस कल लास्ट लेक्चर जो अपन ने किया था, कल तो नहीं हुआ, इससे पहले जो लेक्चर आया था उसके अंदर भी करवा देता कंप्लीट, लेकिन वो क्या है, लाइट का बीच में अभाव हो गया थोड़ा सा, इसलिए वो लेक्चर बीच में कट गया। चलो अब बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया भी सहप्रभाविता का ही एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना और समझना। अगर HbA है अलील, अगर देखो ये अलील है HbA, अगर ये HbA किसी पर्सन के अंदर है, कोई इंसान है और उसके अंदर ये वाला अलील है HbA, तो उसकी आरबीसी कैसी होगी? नॉर्मल आरबीसी होगी। और जो क्रिकेट प्रेमी है वो ध्यान से देखना, ये आरबीसी लिखा हुआ है, आरसीबी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो विराट कोहली की जो फैंस हैं वो आरसीबी ना समझे, आरबीसी ही है ये। चलो, तो जिस भी इंसान के अंदर HbA टाइप के अलील पाए जाएंगे, वो कैसे, उसकी आरबीसी कैसी होंगी? बिल्कुल नॉर्मल शेप की होंगी, कुछ इस प्रकार की आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अगर HbS किसी के अंदर HbA होगी तो नॉर्मल होगा वो बंदा। ठीक है, उसकी आरबीसी कैसी होगी? नॉर्मल शेप की होंगी, ये नॉर्मल शेप की होंगी। लेकिन किसी के अंदर HbS टाइप के अलील हो, किसी पर्सन के अंदर HbS टाइप के अलील हो, तो वह कैसी, उसकी जो आरबीसी कैसी शेप की होगी? सिकल शेप की आरबीसी होगी। ठीक है, सिकल शेप, देखिए इसको क्या बोलते हैं? सिकल शेप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिकल शेप आरबीसी। लेकिन ये तो देखो आपको पता लगा कि भाई नॉर्मल किसी की आरबीसी होनी तो उसके लिए HbA टाइप का। ठीक है, और किसी को अगर सिकल शेप की होनी चाहिए किसी की आरबीसी, तो उसके लिए कैसा होगा? HbS। लेकिन आप हमें ये बात बताओ भैया, आपने हमें ये बात तो बता दी कि HbA नॉर्मल होगा और HbS सिकल शेप होगा, लेकिन आप हमें एक बात बताओ, ये फिर सहप्रभाविता का उदाहरण कैसे हुआ? उसका एग्जाम्पल है, हुआ कैसे? तो उसको ध्यान से समझना कि सहप्रभाविता का एग्जाम्पल कैसे बनता है। किसी पर्सन के अंदर, किसी इंसान के अंदर अगर HbA और HbS टाइप की अलील हैं, ठीक है, देखो किसी के अंदर HbA है तो नॉर्मल आरबीसी हो जाएगी उसकी, HbS है तो सिकल शेप की आरबीसी हो जाएगी उसकी। ठीक है, लेकिन किसी के अंदर HbA है तब क्या होगा जी?
तब क्या होगा, तो आपके दिमाग में आएगा भैया ये सह प्रभाविता का भी एग्जांपल बता रहे थे, इस मतलब एचबीएस मतलब आधी क्या होगी, वो नॉर्मल होगी और आधी वो सिकल शेप वाली होगी। ऐसा दिमाग में आ रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। सह प्रभाविता का एग्जांपल इसलिए बनता है कि एचबीए और एचबीएस जिस भी पर्सन के अंदर होगा, एचबीए एचबीएस जिस भी पर्सन के अंदर होगा, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी के अंदर, अगर वो नॉर्मल वातावरण के अंदर रह रहा है तो उसके अंदर आरबीसी जो है वो नॉर्मल शेप के अंदर होगी, नॉर्मल आकृति की होगी। बोला ठीक बात है। तो फिर ये तो भैया आप इसको सह प्रभाविता कैसे बोल रहे हो, इसमें तो प्रभावी सिर्फ एचबीए हो पाया है, एचबीएस तो अपने आप को प्रभावी रूप से दिखा ही नहीं पाया। तो मैंने कहा नॉर्मल वातावरण के अंदर ऐसी इस टाइप की आरबीसी आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप ऐसे वातावरण के अंदर जाओगे जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आप नॉर्मल वातावरण के अंदर हो, ठीक है, और आपके अंदर एचबीए एचबीएस टाइप का सिस्टम है, तो आपकी आरबीसी बिल्कुल नॉर्मल होगी। लेकिन वहीं आप किसी ऐसे वातावरण में चले जाओ जहां पर ऑक्सीजन जो है वो लो है, ऑक्सीजन की कमी है, तो वहां क्या दिक्कत होगी, वहां पर आरबीसी का शेप कैसा बन जाएगा, सिकल शेप बन जाएगा। इस प्रकार की आकृति बन जाएगी आरबीसी की। पहले इस टाइप की थी, लेकिन जैसे ही आप ऐसे एरिया के अंदर चले गए जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, तो वहां पर आरबीसी का शेप कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों गुण दिखा रहा है, ये भी प्रभावी हो रहा है और ये भी प्रभाविता दिखा रहा है अपनी। देखो नॉर्मल के अंदर एचबीए वाला अपनी प्रभाविता दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही कम O2 हुई एचबीएस अपनी प्रभाविता दिखाने लग गया। तो सह प्रभाविता यही तो होती है कि दोनों अपनी अपनी प्रभाविता दिखा दें, दोनों अपने अपने गुण दिखा दें, वही तो होती है सह प्रभाविता। तो इसलिए ये सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है। आई समझ? अरे आई क्या? तो सह प्रभाविता अपन ने पढ़ी, सह प्रभाविता क्या, F1 PD दोनों जनकों के समान होगी, दोनों जनकों के समान हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, सह प्रभाविता। ठीक है, फिर अपन चलते हैं किसकी तरफ, बहु प्रभाविता की तरफ। किसकी तरफ है, बहु प्रभाविता। एक बार पीछे चलते हैं, थोड़े से पीछे चलेंगे और आपको दिखाऊंगा अपन पढ़ क्या रहे हैं, आपको भी थोड़ा सीक्वेंस याद रहेगा। तो थोड़ा सा एक बार पीछे चलते हैं और फिर आपको बताता हूँ। चलो आ जाओ, 1 2 3 आगे 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 आगे। चलो अपन यहां पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे जीन इंटरेक्शन अपन ने स्टार्ट किया था। ठीक है भैया, आपने हमें पता है सेकेंड लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने जीन इंटरेक्शन स्टार्ट किया था, सेकेंड लास्ट या फिर लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया होगा, मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, काम की बात। तो जीन इंटरेक्शन के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ये देखो पिंक और ब्राउन के बीच में अगर इंटरेक्शन हो, ये दो प्रोटीन है, ठीक है, ये वाली ए ने बनाई कैपिटल ए ने, ये स्मॉल ए ने बनाई है, अगर पिंक और ब्राउन के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है तो उसको क्या बोलेंगे कि भैया एक ही जीन के लोकस क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है। भाई देखो ए वाला और इस कैपिटल ए और स्मॉल ए एक ही लोकस पर, तो ये तो मैं डिटेल में बता चुका हूं आपको। तो एक ही लोकस के दो प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। वही मैं आपको बताऊं कि कैपिटल बी, हाँ, ये ब्लू वाली और पिंक वाली के बीच में इंटरेक्शन हो, तो मतलब दो अलग अलग लोकस के जो जीन हैं उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब भैया ठीक बात है। तो मैंने कहा अब भैया अपन क्या पढ़ रहे हैं, जो सिंगल इंटरेक्शन है ना, जो एक जीन वाला इंटरेक्शन है, एक जीन लोकस वाला इंटरेक्शन है, मतलब सीधी सी बात है कि एक लोकस मतलब ये वाला लोकस है, ठीक है, इस लोकस की दो प्रोटीन के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है, तब कौन कौन से अपन को देखने के लिए मिलते हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर प्रभाविता है जो मेंडल के अनुसार थी, ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद में सह प्रभाविता थी, उसकी बात कर ली अपन ने, ये मेंडल के अनुसार नहीं होती सह प्रभाविता, मेंडल के अनुसार सह प्रभाविता नहीं होती है, आपको बता चुका हूं मैं। अपूर्ण प्रभाविता अपन ने पढ़ ली, ठीक है। अब बात करेंगे अपन बहु प्रभाविता की, उसके बाद में बात करेंगे बहु अलील की बात करेंगे या फिर मल्टीपल अलील की बात करेंगे, ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद में अपना इंटरेक्शन बिटवीन, मतलब दो एक ही जीन, एक ही लोकस के जीन के बीच में इंटरेक्शन हो, ये एक ही लोकस के जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब इसके बाद में जैसे कि बहु अलील खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे दो अलग अलग लोकस के जो जीन, ये बी वाला अलग लोकस पर है, ए वाला अलग लोकस पर है, दो अलग अलग लोकस के जो जीन है उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, तब क्या होता है उसके लिए उसके अंदर आएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा, वो अपन पढ़ चुके हैं। और एक आएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वो अपन पढ़ेंगे, है ना। तो बता रहा हूं भी आपको, सीक्वेंस बता रहा हूं, बाकी टेंशन मत लो, बताऊंगा अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। अभी अपन क्या करेंगे, बहु प्रभाविता स्टार्ट करेंगे। चलो
बहुप्रभाविता मेंडल के अनुसार नहीं होती है, ये बात बता दी मैंने आपको पहले ही, ठीक है। ये भी मेंडल के अनुसार नहीं होती है। बहुप्रभाविता को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लियोट्रोपी। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपी, ठीक है। ये बहुप्रभाविता होती क्या है? तो मैंने कहा एक ही जीन बहुत सारे फिनोटाइप या फिर लक्षण जो हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको बोलते हैं बहुप्रभाविता। ध्यान से सुनो, एक जीन अनेक दृश्य प्रारूप फिनोटाइप लक्षणों को प्रकट कर सकता है, ठीक है। अगर एक ही जीन से बहुत सारे अलग अलग टाइप की फिनोटाइप निकल जाएं यार, उसी को क्या बोलते हैं अपन? बहुप्रभाविता बोलते हैं, ठीक है। जीन एक ही है, ठीक है, और उससे अलग अलग टाइप के फिनोटाइप बन रहे हैं, तो ये क्या है? बहुप्रभाविता है। मतलब क्या है? 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, वो वाला सीन है भाई, ठीक है। मतलब जीन एक है और इसके फिनोटाइप जो है वो अलग अलग, मतलब एक जीन से बहुत सारे फिनोटाइप निकले। जैसे अपने बात करी हाइट के लिए, कोई जीन है भाई उससे हाइट ही बनेगी, लेकिन कुछ जीन ऐसे हैं जो क्या है? अलग अलग टाइप के फिनोटाइप निकालते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फिनोटाइप निकालते हैं एक ही जीन से, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? बहुप्रभावी जीन। एक जीन अनेक दृश्य प्रारूप, बहुत सारे दृश्य प्रारूप मतलब फिनोटाइप को हिंदी में दृश्य प्रारूप कहा गया है ना, लक्षणों को प्रकट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? अपन बहुप्रभाविता बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, क्या इसका एग्जाम्पल क्या है? पीकेयू। भैया पीकेयू क्या है? आज इसको फुल फॉर्म पहले बता देता हूं आपको, उसके बाद में इसको डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे ना। पीकेयू की फुल फॉर्म है फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। फिनाइल कीटोन यूरिया, शॉर्ट में पीकेयू बोल दिया इसको। मतलब क्या है? सीधी सी बात बताऊं, इसका मतलब क्या? पीकेयू का मतलब क्या है कि इसमें फिनाइल कीटोन जो है वो यूरिन में आने लग जाएगा। यूरिन में फिनाइल कीटोन आने लग जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। ये एक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, ठीक है। इसकी बात करेंगे अपन थोड़ी सी डिटेल में, कैसे क्या होता है और ये बहुप्रभाविता का एग्जाम्पल कैसे हुआ वो भी अपन समझते हैं। ध्यान से सुनना बातों को, ठीक है। एक अमाइनो एसिड है यार, है ना, फिनाइल अलानिन, ठीक है। ये क्या है? एक अमाइनो एसिड। अगर मैं इस अमाइनो एसिड के अंदर ये फिनाइल अलानिन जो है, अगर इसमें मैं क्या जोड़ दूं? इसमें अगर मैं OH जोड़ दूं, OH जोड़ दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बन जाएगा टायरोसिन बन जाएगा। लेकिन ये OH जोड़ने के लिए मुझे एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। बोला भैया कौन सा एंजाइम चाहिए आपको? हम बताएंगे। हमको एंजाइम जो चाहिए वो एंजाइम का नाम है भैया फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। फिनाइल एलानिन है अपने पास में, एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसको अपन को किसमें बदलना? टायरोसिन के अंदर बदलना है, ठीक है। अब टायरोसिन के अंदर क्यों बदला है वो भी बताऊंगा। टायरोसिन के अंदर बदलना अपन को, टायरोसिन के अंदर बदलने के लिए अपने को एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और वो एंजाइम कौन सा है पता है क्या? वो एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नाम है इसका, ठीक है। मतलब सीधी सी बात ये हुई कि ये फिनाइल एलानिन को अगर अपन को टायरोसिन के अंदर बदलना है तो अपन को इस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। इस एंजाइम के बिना ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बोला भैया ठीक बात है, यहां तक तो हमें बिल्कुल ही क्लियर है। क्लियर वर्ड बोलते, एक तो क्लियर होता है, क्लियर है ना, एक क्लियर, ठीक है। तो क्लियर जब भी बोलता हूँ मुझे याद किसकी? सोनू की याद आती है। सोनू जानते हो कौन है? ठीक है, वही अय्या भैया बीच में सैया, जानते हो क्या उसको? वो फिजिक्स पढ़ता है ना, वो IAS तो बनना ही है, ठीक है, ये तो तय है। वो वाला सुनो, वो उसका ये तो क्लियर ही है, ठीक है। तो क्लियर और क्लियर, ठीक है। तो क्लियर नहीं, क्लियर होता है सही, ठीक है। हाँ अपने लिए क्लियर। तो हाँ कहाँ से थे अपन? सोनू बीच में आ गया।
इंस्टाग्राम पे भी सोनू आ जाता है और पढ़ाई में भी चलो फिनाइल एलानिन था। फिनाइल एलानिन को अपन को किसमें कन्वर्ट करना है? टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करना है। बोले ठीक है भैया कर देंगे। तो इसको करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए अपन को एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। बोले कौन सा एंजाइम? तो मैंने कहा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की जरूरत पड़ेगी। बोले ठीक है भैया, ठीक। अब ये टायरोसिन क्या काम करता है अपने बॉडी के अंदर? अपनी बॉडी के अंदर ये टायरोसिन क्यों बनवाया अपन ने इस टायरोसिन को क्यों बनाया है? मजा थोड़ी ना आ रहा है। ये कुछ ना कुछ काम करता है। बोले भैया क्या काम करता है? तो ये काम करता है एक तो मिलानिन पिगमेंट। ये क्या है? एक पिगमेंट है, रंजक, ठीक है, मिलानिन पिगमेंट। ठीक। और क्या बनाता है ये? और बनाता है डोपामीन, ठीक है भैया। और क्या बनाता है ये? एड्रेनलिन। इनको निकलवाने में हेल्प करता है ना, एड्रेनलिन ये बनाने में हेल्प करता है। एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन, एंड नोर एड्रेनलिन लिख देते हैं, नोर एड्रेनलिन। और क्या काम करता है भैया? और बताते हैं। T3 T4, ठीक है, थायरॉक्सिड ग्लैंड के अंदर पड़ेंगे ये T4, ठीक है। ये तो ये ऊपर गया। ये सारी चीजें कौन बनवाता है? ये सारी चीजें बनवाने के लिए अपन को टायरोसिन की जरूरत पड़ती है। मेलानिन पिगमेंट अपन को चाहिए, डोपामीन भी चाहिए, ठीक है, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन भी चाहिए, T3 T4 भी अपने लिए जरूरी है। ठीक है, देखो अब वापस समझना एक बार ध्यान से, बातों को समझना और ध्यान से सुनना और समझना। फिनाइल एलानिन है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है अपन को किसमें? टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करना है। और टायरोसिन के अंदर उसको बदलने के लिए अपन को एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है दोस्त, उसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। बोलो याद तो हो गया भैया ये तो हमें। तो मैंने कहा ये टायरोसिन अपन ने बनाया क्यों है, इसकी जरूरत क्या है हमें? तो टायरोसिन जो है वो एक तो मेलानिन बनाता है, उसी के साथ में डोपामीन भी बनाता है, और एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन भी बनाता है, और T3 T4 भी बनाता है। बोले ठीक है भैया ये तो कोई दिक्कत नहीं है। मेलानिन आपको पता है एक पिगमेंट है, ठीक है, एक पिगमेंट है जो कहां पाया जाएगा? आपकी स्किन में, आईज में, ठीक है, और कहां पर? आपके हेयर्स, यहां पर आपको मेलानिन पिगमेंट देखने के लिए मिलता है। मैं बोलूं आपको एक चीज कि अगर आपको ये एंजाइम नहीं मिले, अगर ये एंजाइम मैं अब्सेंट करा दूं, तो क्या फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में बदल पाएगा क्या? नहीं बदल पाएगा, क्योंकि ये एंजाइम तो जरूरी है, इसके बिना तो काम हो नहीं पाएगा। तो टायरोसिन में अगर ये कन्वर्ट नहीं हुआ, टायरोसिन नहीं बनेगा, तो ये जितना भी माल मसाला वो कोई सा भी नहीं बनेगा, ना मेलानिन बने, ना डोपामीन, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, T3 T4 कुछ बने। बोलो बात तो ठीक कह रहे हो भैया आप, बात तो ठीक कह रहे हो। तो मैंने कहा यही बात है। तो भैया आप हमें ये बताओ, आपने इतनी कहानी हमें बताई, लेकिन आप मुझे बताओ, अपन तो ये बहुप्रभाविता पढ़ रहे थे ना, अब ये PKU क्या क्या रोल है, उसका एग्जाम्पल कैसे हुआ, वो तो रिलेट कराओ हमें। तो मैं करवाता हूं ना, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो मैंने कहा कि एक जीन अनेक दृश्य प्रारूप, मतलब अलग अलग बहुत सारे फिनोटाइप जो है, एक जीन से बहुत सारे फिनोटाइप जो है वो रिलेटेड होंगे, मतलब एक जीन जो है बहुत सारे फिनोटाइप बनाएगा। तो यहां पर देखो एक जीन जो है वो बहुत सारे फिनोटाइप नहीं बना रहा है। टायरोसिन से क्या क्या बन रहा है? मिलानिन, डोपामीन, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, T3 T4, ठीक है। और इसके लिए एंजाइम किसकी जरूरत है अपन को? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम के बिना ये काम नहीं हो पाएगा। तो इस एंजाइम की वजह से इतने सारे जो हैं वो अलग अलग अपने पास में क्या है? फिनोटाइप है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ से कुछ पॉइंट लिख रहा हूं मैं, वो पॉइंट जो है बड़े काम के हैं, तो उनको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना। PKU, इसका पूरा नाम लिखूंगा, पूरी थोड़ी सी जितना आपने काम का है, आगे अपने स्कोर पढ़ेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? PKU, एक मिनट, PKU फिनाइल फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। हिंदी में लिखो क्या इसको? अरे यार मेरी राइटिंग क्या हो गया आज, वैसे ही ख़राब आती है आज, और ही ज़्यादा
दिक्कत कर रहा है मुझे सिस्टम। आनुवांशिक विकार है ये, विकार, ठीक है। अब ये होता क्यों है वो देख लो भैया, होता क्यों है, ठीक है। फिनाइल टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, मेलानिन नहीं बनेगा। सबसे ज़्यादा असर तो मेलानिन पर ही पड़ता है, ठीक है। मेलानिन नहीं बनेगा, ठीक है। और क्या होगा आपकी डोपामीन, डोपामीन नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब इनका जो इनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम हो जाएगा ना, डोपामीन भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज का लिखा देता हूँ मैं, बहुत कम हो जाएगा। और आपका T3 T4 ये भी कम हो जाएगा। और आपका कौन सा था, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन मेरे पीछे आ गया होगा, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से सिम्टम्स क्या आते हैं या और क्या होता, हाँ और क्या होता है इसकी वजह से और क्या होगा वो बता देता हूँ मैं आपको। तो ये फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो नहीं पाएगा, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ये जो फिनाइल एलानिन है ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा भैया, लीवर में चला जाएगा। लीवर के अंदर इसका क्या होगा, डीएमिनेशन, डीएमिनेशन है ना। डीएमिनेशन मतलब इसके अंदर एक अमोनिया ग्रुप होता है, NH2 होता है, ठीक है। यहां पर उस NH2 क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं, -NH2 है ना। और उसके बाद में ये कहा जाता है किडनी, किडनी, किडनी में क्या होगा, किडनी में होता है आप सबको पता है रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे एक्सक्रीशन वाला तब भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन अभी बता रहा हूं आपको। उसके अंदर किडनी के अंदर क्या होता है, पानी को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, जो भी फ्लूइड है अंदर उसको क्या किया जाता है, द्रव आता है उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहां पर ये आपका क्या बन जाएगा, जैसे NH2 इसमें से निकाल देंगे, देखो अपने पास में क्या था, फिनाइल एलानिन था, ठीक है। इसमें से मैंने क्या निकाल दिया, लीवर ने क्या कर दिया, इसमें से NH2 को बाहर निकाल दिया फिनाइल एलानिन में से। जैसे ही इसको बाहर निकाला फिनाइल एलानिन से, जैसे ही अपन NH2 निकाल देंगे, यहाँ पर लीवर ने क्या किया, डीएमिनेशन कर दिया इसका, NH2 मतलब बाहर निकाले। सिंपल से समझो कि अपने पास में ये सारी प्रोसेस हुई नहीं, ये सारी जो प्रोसेस है जो होनी थी इस एंजाइम की, अब ये एंजाइम था नहीं, ये एंजाइम नहीं था तो ये सारी प्रोसेस अपनी हुई नहीं, तो ये अपने पास में क्या बच गया, फिनाइल एलानिन बच गया। फिनाइल एलानिन कहां गया, लीवर के अंदर गया। लीवर के अंदर क्या हुआ इसका, इसमें NH2 होता है, वो NH2 अपन ने इसका हटा दिया। जैसे ही अपन ने NH2 हटाया तो अपने पास में क्या बच गया, क्या बच गया अपने पास में, देखो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, फिनाइल एलानिन था, फिनाइल एलानिन था, उसमें से क्या कर दिया अपन ने, NH2 हटा दिया, हटा दिया, लीवर NH2 हटा दिया, यहां लिख देता हूं लीवर, ये लीवर में गया तो क्या है, NH2 इसका हटा दिया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या बन गया अपने पास में, उसके बाद में बन गया अपने पास में फिनाइल, फिनाइल पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ये क्या है, कीटोन बॉडी है, ठीक है। अब ये कीटोन बॉडी जो है ना वो कहां जाएगी, यहां लिख देता हूं, कीटोन जो है वो कहां जाएगा, वो जाएगा आपका किडनी के अंदर, और किडनी जो है वो इसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इस चक्कर में क्या हो जाएगा, ये यूरिन के अंदर आने लग जाती है, यूरिन के अंदर ये कीटोन जो है वो आने लग जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या बताया मैंने आपको, फिनाइल कीटोन यूरिया, मतलब यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी जो वो आने लग जाएंगे। ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं अपन किसकी, इसके भाई सिम्टम्स क्या क्या है ना, PKU के सिम्टम्स क्या क्या है वो देख लो भाई। PKU के सिम्टम्स देखो,
सिम्टम्स, चलो पीके लक्षण लिखूंगे, सिम्टम सिम्टम समझ जाओगे यार। मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन इंग्लिश में, हिंदी में मानसिक मंदता आ जाएगी, रिटार्डेशन मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर पीकेयू है वो थोड़े से उनकी मानसिक रूप से थोड़े से मंद होंगे, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है कि तो उनका आईक्यू लेवल इतना बढ़िया नहीं होगा, दिमाग थोड़ा सा कम चलेगा, ठीक। और क्या लक्षण आएगा, और लक्षण आएगा आपकी स्किन, आई, हेयर में रंजक पिगमेंट की कमी। ये क्यों आई, क्योंकि मेलानिन जो है वो बंद हो गया, मेलानिन जो है वो निकला ही नहीं, तो मेलानिन नहीं निकलेगा तो इसमें कमी तो आएगी ही आएगी, ठीक है। और क्या होगा, तीसरा सिम्टम क्या आ जाएगा इसका, तीसरा सिम्टम देखने के लिए मिलेगा कि यूरिन में कीटोन बॉडीज का आना, ठीक है। तो ये पीकेयू के सिम्टम्स हो गए। मैंने आपको क्या बताया, बहुप्रभाविता अपन पढ़ रहे थे, बहुप्रभाविता को इंग्लिश में बोलते हैं प्लियोट्रोपी। सीधा सा मतलब क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन समझो। डेफिनेशन ये है कि एक जीन जो है वो अलग अलग टाइप के फिनोटाइप को क्या करे, अलग अलग बहुत सारे टाइप के फिनोटाइप बनाए। एक ही जीन से बहुत सारे टाइप के फिनोटाइप बने, उसको बहुत सारे प्रकार के अलग अलग फिनोटाइप बने, उसको बोलते हैं अपन बहुप्रभाविता बोलते हैं। नाम से पता लग रहा है बहुप्रभाविता है ना, मतलब बहु मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इसका एग्जांपल क्या है, पीकेयू, क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल कीटोन यूरिया। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक अमाइनो एसिड है फिनाइल एलानिन, ठीक है। उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है अपन को, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की, ठीक है। और ये हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये क्या बनाता है, टायरोसिन बनाता है। टायरोसिन जो है ये क्या बनाता है, मिलानिन, डोपामिन, एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन, T3 और T4, ठीक है, ये बनाता है। जब इसकी कमी अगर हो जाए, इसकी अगर कमी हो जाए तो ये टायरोसिन नहीं बनेगा, और टायरोसिन नहीं बनेगा तो ये सारा कुछ भी नहीं बन पाएगा। यही मैंने आपको बताया यहाँ पर कि पीकेयू क्या, आनुवांशिक विकार है एक प्रकार का, ठीक है। और फिनाइल एलानिन अगर ये एंजाइम नहीं मिलेगा तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और ये भी नहीं बनेगा कुछ भी, ठीक है। फिनाइल एलानिन के अंदर क्या है, एक NH2 ग्रुप है, अमोनिया ग्रुप है। लीवर के अंदर ये फिनाइल एलानिन जाएगा, वहां पर इसका NH2 का ग्रुप जो है वो हटा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसका NH2 ग्रुप हटा देंगे तो ये फिनाइल एलानिन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कीटोन, ठीक है। कीटोन ग्रुप तो है इसके अंदर, हाँ। तो फिर ये कीटोन जो है वो कहाँ जाएगा, किडनी के अंदर। किडनी जो है वो इसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी ढंग से, तो ये किडनी ढंग से रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी तो ये किस में चला जाएगा, यूरिन के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस है और ये पीकेयू के सिम्टम्स हैं। क्या आ जाएगा, पीकेयू किसी इंसान की हो जाता है तो उसके मानसिक मंदता आ जाती है, मेंटल रिटार्डेशन, स्किन, आई, हेयर में, ठीक है, त्वचा आपकी, ठीक है, और आंखें और बाल, ठीक है, इसमें रंजक की कमी आ जाएगी, पिगमेंट की कमी आ जाएगी, यूरिन में कीटोन बॉडीज का आना, ये सारे इसके क्या हो जाते हैं, लक्षण हो जाते हैं। तो ये पीकेयू का एग्जांपल हो गया बहुप्रभाविता का। एक और एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं और इसको थोड़ा सा समझ भी लेंगे, है ना। एनसीईआरटी बोलती है, पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद में एनसीईआरटी पर चलेंगे। इसी का एक और एग्जांपल एनसीईआरटी बताती है, वो बताती है, एक मिनट यहां मैं लिख दूंगा, बहुप्रभाविता का यहां पर एक ही लिखा है ना मैंने, चलो मैं नीचे लिख देता हूं, वहीं लिख देता हूं ताकि आपको एक साथ में याद रहे, वरना भूल जाओगे। इसका एक और एग्जाम्पल है भैया, याद रखना, एक और एग्जाम्पल है, नाम क्या है उसका, मंड कण कर लो ना, स्टार्च ग्रेन इंग्लिश में, स्टार्च ग्रेन, ये भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखना। एक जीन है भैया, एक जीन है जिसको बोलेंगे जीन बी, ठीक है। उसके दो एलील हैं, कैपिटल बी, स्मॉल बी,
ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीन क्या काम करता है, ये जीन क्या बनाता है, ये जीन बनाने का काम करता है मंड, ठीक है, मंड कण। ये जीन जो है वो क्या बनाता है, मंड कण। भैया ये मंड कण क्या है, मंड क्या होता है, तो मैंने कहा स्टार्च। स्टार्च तो समझते हो आप, यहां पर आप हिंदी नहीं समझ पाओगे, लेकिन मुझे पता इंग्लिश में सबको पता है स्टार्च। तो स्टार्च जो है उसके जो ग्रेन है, उस स्टार्च के जो कण हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए ये जीन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसी जीन की वजह से जो स्टार्च है वो बनती है, मंड जो है वो बनता है, ठीक है। ये मंड कण बनाने का काम करता है, स्टार्च ग्रेन, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, चलो स्टार्च ग्रेन, ठीक है। तो यहां से आप एक चीज समझो, मैंने आपको बताया इसके दो अलील है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ये बहुप्रभाविता का एग्जाम्पल कैसे हुआ वो आपको समझना है, वो ध्यान से सुनना, ठीक है, अपने दिमाग से सोना। बहुप्रभाविता का मैंने पहले डेफिनेशन बता चुका हूं, उस डेफिनेशन के अंदर ये फिट बैठता है या नहीं बैठता वो आप बताओगे मुझे। मैं क्या करता है डेफिनेशन आपको कि एक जीन जो है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप की क्या दिखाएगा, फिनोटाइप दिखाएगा। एक जीन अलग अलग टाइप की फिनोटाइप दिखाएगा, ठीक है। अब देखना यहां पर ये एक से ज्यादा फिनोटाइप दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा वो आप बताओगे मुझे। ये बी है, कैपिटल बी, ये क्या बनाता है, ये मंड बनाता है, ठीक है। और ये मंड बनाता है, मंड के क्या है, बड़े बड़े कण बनाता है। ये मंड के क्या है, बड़े बड़े कण बनाता है। मंड क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। तो कैपिटल बी वाला जो है मंड के बड़े कण, ठीक है, ये मंड के क्या बनाता है, बड़े कण बनाता है, ठीक है। और स्मॉल वाला जो है, स्मॉल वाला जो है वो छोटे कण बनाता है। स्मॉल वाला जो है वो बेचारा क्या बनाता है, छोटे छोटे कण बनाता है। क्या बनाता है, छोटे मंड कण, मंड के छोटे कण लिख देता हूं, मंड के छोटे कण। भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर ये कैसे हो, कैपिटल बी हो, अगर खेल कैसा हो, कैपिटल बी, तो क्या होगा, तो मंड के कण कैसे बनेंगे, बड़े बड़े बनेंगे। कैसे बनेंगे, बड़े बड़े, ये भैया बड़े बड़े, ये बड़े बड़े कण बनेंगे मंड के, ठीक है। ये मटर के पौधे की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये मटर के पौधे की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर मंड के कण जो हैं वो बड़े बड़े बनेंगे, तो जो मटर का दाना है ना, अगर मंड के कण बड़े होंगे, स्टार्च के जो कण हैं वो बड़े होंगे, तो मटर का दाना कैसा दिखेगा आपको, बिल्कुल गोल गोल दिखेगा। बिल्कुल कैसा दिखेगा, गोल। और अगर मंड के कण छोटे होंगे, स्टार्च के जो कण हैं वो छोटे होंगे, तो आपको मटर का दाना कैसा दिखेगा, झुर्रीदार दिखेगा। अरे एक बात ध्यान से सुनना, मटर का दाना झुर्रीदार कब है, कि उसके अंदर माल मसाला थोड़ा कम है, तभी तो वो झुर्रीदार बना है, ठीक है। एक तो मटर का, अब दो मटर के दाने अपने दिमाग में इमेजिन करो। एक मटर का दाना है वो पूरा गोल दिख रहा है आपको, एकदम से बढ़िया फूला हुआ, और एक झुर्रीदार पड़ा है। मतलब दिमाग में आपको क्या आएगा कि मटर का दाना जो गोल है उसके अंदर क्या है, माल मसाला बढ़िया भरा हुआ है, और जो झुर्रीदार है उसके अंदर क्या है, कमी है चीजों की। तो वैसे ही बात यहां पर है कि अगर ये मंड के कण जो है वो बड़े बड़े बने, ऐसा मटर का पौधा जिसके अंदर मंड के कण जो है, स्टार्च के जो कण है वो बड़े बड़े बनेंगे, तो उस मटर के पौधे के दाने भी कैसे होंगे, गोल गोल होंगे। और ऐसा पौधा जिसके अंदर ये मंड के कण छोटे बनेंगे, उसके मटर के दाने कैसे बनेंगे, झुर्रीदार, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और समझना। अगर मंड के कण ऐसे बन रहे हैं तो मटर के दाने कैसे बनेंगे, मटर के बीज कैसे बनेंगे, गोल। ठीक है। और अगर ऐसा आपको कंडीशन दिखे, कैसी, ऐसी कंडीशन दिखे, कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों साथ में हो, तब क्या होगा, भैया अब इस बार बीज की साइज के बनेंगे। कैसे बनेंगे, बीज की साइज के बनेंगे ना, मध्यम साइज के क्या बनेंगे, कण बनेंगे। जो मंड के कण हैं वो कैसे बनेंगे, मध्यम साइज के, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं बड़े आकार के कण, बड़े आकार के कण, ये है मध्यम आकार के कण, मध्यम आकार के कण, ठीक है। इसको मैं थोड़ा टेबल फॉर्म में कर लेता हूं ताकि समझने में आपको बाद में आसानी रहेगी।
चलो एक मिनट इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर कंडीशन कुछ इस प्रकार की दिखे आपको, स्मॉल बी, तब किस प्रकार के कण बनेंगे? तब तो बिल्कुल छोटे छोटे कण बनेंगे, तब तो बिल्कुल छोटे छोटे ही कण बनेंगे। ठीक है, आकार के कण बनते हैं तब मटर के बीज कैसे होंगे? गोल। ठीक है, और मध्यम आकार के कण बनेंगे तब कैसे होंगे? तब भी मैंने कहा कैसे बनेंगे? मटर के बीज कैसे बनेंगे? गोल। तब भी मटर के बीज कैसे बनेंगे? गोल बनेंगे। लेकिन अगर छोटे आकार के मंड के कण बन रहे हैं तब कैसे बनेंगे मटर के बीज? तो मैंने कहा अब झुर्रीदार बनेंगे। अब बीज कैसे बनेंगे? झुर्रीदार। ठीक है, अब बीज बनेंगे भैया बिल्कुल ही झुर्रीदार। ठीक है, तो मटर के बीज कैसे बनेंगे? मटर के बीज अब ध्यान से देखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं चीजों को, ध्यान से देखना। मैंने अभी क्या बताया आपको कि एक जीन है जो क्या बनाता है? मंड बनाता है, मंड के कण बनाता है। मंड क्या होता है भैया? स्टार्च होता है। तो मैंने कहा दो एलील है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। कैपिटल बी जो है वो क्या बनाता है? जैसे कैपिटल टी जो है वो क्या बड़ी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और स्मॉल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? छोटी हाइट के लिए, बोने के लिए। वैसे ही बड़े कण, मंड के अगर बड़े कण बनवाने हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? कैपिटल बी चाहिए, और अगर आपको छोटे कण चाहिए तो उसके लिए स्मॉल बी रिस्पॉन्सिबल है ना। तो कैपिटल बी जो है वो मंड के बड़े कण बनाता है, और स्मॉल बी जो है वो मंड के छोटे कण बनाता है। अगर कैपिटल बी भी हुआ, अगर कैपिटल बी भी हुआ तब कैसे बनेंगे? बड़े आकार के कण बनेंगे, किसके? मंड के। और मंड के जब बड़े आकार के कण बनेंगे तो मटर के जो बीज हैं उसका आकार कैसा होगा भैया? गोल गोल होगा। वही मैं बात करूं, कैपिटल बी और स्मॉल बी आपको दिखे तब कैसे आकार के कण बनेंगे? तो आपको मध्यम आकार के कण आपको देखने के लिए मिलेंगे। मंड के जो कण हैं वो किस आकार के देखने के लिए मिलेंगे? मध्यम आकार के आपको देखने के लिए मिलेंगे, और मध्यम आकार के मिलेंगे। और यहां पर मटर के बीज कैसे होंगे? वो गोल ही होंगे। ठीक है, और स्मॉल बी आप जब आपको दिखेगा तो कैसे मिलेंगे? छोटे आकार के मंड के कण आपको दिखेंगे, और इस बार मटर के बीज कैसे होंगे? झुर्रीदार। तो भैया हमें ये बात तो समझ में आ गई, कैपिटल बी कैसा बनाएंगे? मंड के बड़े कण बनाएंगे, हमें बात समझ में आ गई है। लेकिन आप हमें यह बताओ कि यह बहुप्रभाविता का उदाहरण कैसे हुआ, वो हमें बताओ। क्योंकि बहुप्रभाविता की जो डेफिनेशन है वो तो हमें याद हो चुकी है कि भैया एक जीन जो है वो अलग अलग टाइप की फिनोटाइप निकालेगा। तो यहां पर अलग अलग टाइप की फिनोटाइप कौन सा निकाल रहा है वो मुझे बताओ। तो मैंने कहा कि जीन तो एक ही है। बोला भैया बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है, जीन तो एक ही है, ये अलग अलग टाइप का फिनोटाइप कहां निकाल रहा है? तो मैंने कहा एक तो देखो, एक फिनोटाइप तो ये हो गया कि मंड के जो कण है उनका आकार, यहां पर बड़े आकार, यहां पर मध्यम आकार के, यहां पर छोटे आकार के मंड के कण बन रहे हैं। तो एक फिनोटाइप तो ये हो गया। बोलो भैया ठीक बात है आपकी, लेकिन बहुप्रभाविता कैसे हुई? एक ही तो हुआ, एक के अंदर बहुप्रभाविता थोड़ी होती है। तो मैंने कहा ध्यान से देख, दूसरा फिनोटाइप भी है इसके अंदर। कौन सा भैया? तो मैंने कहा कि बड़े आकार के जब कण बन रहे हैं ना तो मटर के बीज कैसे बन रहे हैं? गोल। और छोटे आकार के बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं? झुर्रीदार है। तो ये मंड के आकार का कण तो बता ही रहा है, साथ में मटर के जो बीज हैं उसका आकार कैसा होगा उसको, इसकी भी बात कर रहा है। ये जो बी जीन है जो है, ये जो बी जीन है ये सिर्फ मंड के कण के आकार की बात नहीं कर रहा, उसके साथ साथ में बीज का आकार कैसा होगा उसकी बात भी कर रहा है। तो एक जीन है और दो फिनोटाइप बना रहा है, इसलिए क्या बोल देंगे इसको? बहुप्रभाविता इसको बोल देंगे। बोलो बात तो बिल्ले भैया आपकी ठीक है। चलो ये बात समझ में आई या नहीं आई यार, ये बताओ मुझे। बहुप्रभाविता का उदाहरण कैसे वो आपको बात समझ में आई या नहीं आई? कैपिटल बी होगा तो मंड के क्या बनेंगे? बड़े आकार बनेंगे, और मंड ज्यादा होगा तो बीज कैसा होगा? गोल गोल होगा। वहीं मैं बात करूं कैपिटल बी स्मॉल बी तो मध्यम आकार के कण बनेंगे, और बीज कैसा होगा? गोल गोल होगा। स्मॉल बी तो छोटे आकार के कण बनेंगे, और मटर का जो बीज होगा वो कैसा होगा? झुर्रीदार होगा। अब यहां पर इसी के अंदर आपको एक चीज और दिखनी चाहिए। बोले भैया क्या दिखनी चाहिए? मैंने कहा कैपिटल बी और स्मॉल बी को आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैपिटल बी और स्मॉल बी को। भैया देख लिया ध्यान से? कुछ नहीं दिख रहा हमें तो कैपिटल बी स्मॉल बी ही दिख रहा है, आप ही बता दो।
तो मैंने कहा कैपिटल बी और स्मॉल बी को आप ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कि यहां पर कैपिटल बी और स्मॉल बी में से कौन प्रभावी होगा। अगर हम मेंडल के अकॉर्डिंग बात करें, मेंडल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कैपिटल बी और स्मॉल बी जब साथ हो तो कैपिटल बी है जो है वो प्रभावी होना चाहिए और स्मॉल बी जो है वो अप्रभावी होना चाहिए। बोले भैया बात तो आपकी ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? अगर कैपिटल बी यहां पर प्रभावी होता तो बड़े आकार के कण बनते। अरे बनते या नहीं बनते, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कैपिटल बी किसके लिए, मंड के बड़े कण बनाता है। ठीक है, तो अगर यहां पर कैपिटल बी प्रभावी होता, कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों साथ में हैं, अगर यहां पर कैपिटल बी प्रभावी होता तो यहां पर मंड के क्या बनते, बड़े आकार के कण बनते, लेकिन यहां पर क्या बन रहे हैं, मध्यम आकार के कण बन रहे हैं। अगर कैपिटल बी होता तो बड़े आकार के कण बनते, और अगर स्मॉल बी अगर खुद को प्रभावी साबित कर देता तो यहां पर छोटे आकार के कण बनते, लेकिन यहां पर क्या बन रहे हैं, मध्यम आकार के कण बन रहे हैं। मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात यह कि ना तो कैपिटल बी अपने आप को प्रभावी रूप से दर्शा पाया, ना स्मॉल बी अपने आप को प्रभावी रूप से व्यक्त कर पाया। तो कोई दोनों में से कोई सा भी अपने आप को प्रभावी रूप से व्यक्त ना कर पाए, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पढ़ चुके हैं अपन, अपूर्ण प्रभाविता नहीं बोलते क्या इसको, अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं ना भाई। दोनों में से ना कैपिटल बी अपने आप को पूरी तरह से प्रभावी रूप से व्यक्त कर पाया और ना स्मॉल बी अपने आप को प्रभावी रूप से व्यक्त कर पाया, तो दोनों में से कोई सा भी अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, अपूर्ण प्रभाविता। तो ये अपूर्ण प्रभाविता यहां पर अपन को देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये बहु प्रभाविता का एग्जांपल कैसे है पता चल गया भैया। अपूर्ण प्रभाविता भी यहां पर अपन को देखने के लिए मिलती है। ये बातें आपको या पता होनी चाहिए। अब ये एनसीईआरटी क्या लिखती है वो देख लो भाई। कभी कभी एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव छोड़ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो अपन देख रहे हैं बहु प्रभाविता की। यही तो मैं आपको डेफिनेशन बताइए कि भैया कभी कभी क्या है, एक जीन जो है वो भी अधिक प्रभाव जो है वो छोड़ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। उदाहरण के लिए मटर के बीजों में मंड संश्लेषण। ठीक है, मटर के जो बीज हैं उनके अंदर स्टार्च का संश्लेषण, जो मंड है वो कैसे बनेगा उसकी बात कर रहे हैं, का नियंत्रण एक जीन करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया जो बी जीन बताइए, मैंने आपको वही जीन की बात हो रही है। एक जीन करता है, इसके दो अलील हैं, दो अलील ने बता दिया यार, ये कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, कुशल रूप से मंड संश्लेषण कैपिटल बी समयुग्म जो है उनसे होता है। देखो मैंने आपको बताया कुशल रूप से मतलब बहुत सारा मंड कब बनेगा, जब कैपिटल बी होंगे, क्योंकि बड़े आकार के मंड बनता है। ठीक है, मंड की क्या बनेंगे, बड़े आकार के कण बनते हैं, और इस प्रकार विशाल मंड कण उत्पन्न होता है। बता दिया मैंने आपको, बड़े आकार मतलब विशाल कण। ठीक है, इसके विपरीत स्मॉल बी समयुग्मजी मंड संश्लेषण कम कुशल होते हैं। मैंने बता दिया आपको, छोटे आकार के कण बनेंगे इसलिए कम कुशल बता दिया उसको, और छोटे मंड कणों का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, बता चुका हूं ये बात। पकने पर कैपिटल बी बीज गोल होते हैं, ये भी बता चुका हूं भाई। कैपिटल बी क्या होंगे, मटर के बीज कैसे बनेंगे, गोल बनेंगे। ठीक है, और छोटे मंड कणों का कैपिटल बी पकने पर कैपिटल बी बीज गोल होते हैं, और स्मॉल बी कैसे होंगे, झुर्रीदार होंगे। ये भी बता चुका हूं, झुर्रीदार होंगे। फिर क्या है, विषम युग्मनज गोल बीज पैदा करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये क्या है, विषम युग्मनज है, और मटर के बीज कैसे होंगे, गोल होंगे, ये बता चुका हूं आपको। इसलिए लगता है कि बी प्रभावी अलील है और कैपिटल बी इसमें, इसलिए ये यहाँ पर गोल आ रहा है, इसलिए अपने को लगता है कि यहाँ पर गोल आ रहा है, इसलिए लगता है कि कैपिटल बी जो है वो प्रभावी है। देखो इस कंडीशन को देखेंगे तो कैपिटल बी यहाँ पर प्रभावी, लेकिन इस कंडीशन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है। ठीक है, कैपिटल बी बीजों में उत्पन्न मंड कण मझोले आकार के होते हैं, अतएव यदि मंड कण का आकार एक फिनोटाइप मान लिया जाए तो इस दृष्टिकोण से यह अलील अपूर्ण प्रभाविता ही दर्शाता है। मतलब यहाँ पर अगर इसको अपन क्या मान लें, एक मिनट, इसको अगर अपन फिनोटाइप मान लें, ये जो मंड कण है इसको अगर अपन फिनोटाइप मान लें तो ये क्या है, आपका अपूर्ण प्रभाविता है। बता चुका हूं आपको, कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों में से कोई भी अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं दिखा पाता है, इस वजह से ये क्या है, अपूर्ण प्रभाविता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये एनसीईआरटी की कुछ लाइंस हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, चलो यार, बहु प्रभाविता बतानी थी आपको, बहु अलील बताना था आपको, लेकिन इसको कल ही करेंगे ना, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं, समझ में आया नहीं आया वो बता देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहो।